भैया करो, कोई बात मत करो। एक चीज थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं मिली सुनने के लिए आप लोगों की क्लास में से, और मुझे दुख पहुंचाती है वो सारी चीजें, कि आपने हमारे यहाँ के स्टाफ को, मूर्ख स्टाफ को, पता नहीं क्या लालच दे दिया कि वो आपको चीटिंग करा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो एक बात आप लोग सुनो, यदि ऐसा करने का मन किसी को है कि मैं क्लास में हीरो बन जाऊं चाहे एग्जाम में जीरो रहूं, वो मेरे से मिल ले, मैं उसको पूरे आंसर शीट चुपचाप से अलग भेज दिया करूंगी, वो अपना बबल्स भर ले। पर एक बात बताओ आप लोग, ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? एग्जाम के अंदर रिजल्ट होता है, ना कि आपके टेस्ट में रिजल्ट होता है। और जब आपका ध्यान यदि इस पर है तो इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। तो ये सब चीजें बेटा क्यों करना? देखो, जिंदगी में यदि आपको सपना है बहुत आगे बढ़ने का, तो ये सारे शॉर्टकट मत अपनाइएगा, चारों कोने चित हो जाओगे। देखो, आप बॉयज हो, आपको बहुत लंबा अभी काम करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली जिंदगी की बात सोची जाए तो मेल पर एक फैमिली की पूरी जिम्मेदारी होती है। और यदि आप बहुत अच्छे अपनी फील्ड में नहीं करोगे तो लाइफ में क्या करोगे, बहुत क्लियर बता रही हूँ। गर्ल्स के लिए यदि कहती हूँ तो गर्ल्स के लिए है कि आज के जमाने में वो गर्ल्स और मेल वाला डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं है। आज मैं भी तो एक फीमेल हूँ, और इसमें देख लो, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ ना, एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रही हूँ ना। आप कल्पना करो कि मैं सिंपल एक हाउस वाइफ होती, भूखी तो नहीं मरती, रोटी तो हर किसी को मिलती है, कुत्ते को भी रोटी मिली जाती, वो भी भूखा नहीं सोता, लेकिन लाइफ लाइफ में फर्क होता। मैं सिंपल घर में खाना बना रही होती, झाड़ू पोछा भी कर रही होती, और बच्चों को भी पाल रही होती, लेकिन वो स्टैंडर्ड, वो एक कॉन्फिडेंस मेरी लाइफ में, वो मेरे बच्चों के बीच में, वो एक रिलेटिव के बीच में जो मेरा ऑरा है वो मुझे नहीं मिलता। तो यदि आपको अच्छी लाइफ गुजारना है तो चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को पढ़ाई के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ने के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि आप लोगों में से कोई लोग बिजनेस करना भी चाहोगे तो भी आप पढ़ाई के बाद ही कर पाओगे, क्योंकि अच्छा बिजनेस भी आजकल एजुकेशन के बाद ही किया जाता है, उसकी भी डिग्री ली जाती है। और यदि आप लड़कियां हो और बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपके मदर फादर क्या करेंगे, एक दो साल आपको देखेंगे और किसी भी खूटे से बांध देंगे, मतलब शादी कर देंगे। और मैंने इस शब्द को ऐसे क्यों बोला कि इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की किसी ऐसे ही नॉर्मल फैमिली में जाएगी और उसकी भी स्थिति वही होगी जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब कोई इस तरीके से आपको इसको लेकर के बहुत अलग तरीके से डिप्रेशन में जाओ, लेकिन बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आप सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, जब आप बड़े होके समझोगे तो चीजें निकल चुकी होंगी, फिर आप उस समय कुछ नहीं कर पाओगे, केवल रोने के अलावा। अरे हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज हम ऐसा होते, आज हम वैसा होते। तो ये पढ़ाई तो जो है, अब अपन अंबानी के परिवार में तो पैदा हुए नहीं कि गैंडा हाथी भी शादी इतनी करोड़ की करता है, कि वो क्या है वो, और सब कितनी सारी कंट्री में उधम मचाए जा रहे हैं, है ना। तो अपन अंबानी के परिवार के तो है नहीं, इसको वीडियो कट करवाना पड़ेगा, तो मेरा जियो बंद हो जाएगा, स्पेशल वो वहां से बंद करवाएंगे कि मैं, अच्छा मेरे बच्चे को गैंडा हाथी बोला तो गैंडा हाथी को गैंडा हाथी तो बोलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, अपन उस परिवार के तो है नहीं कि कुछ नहीं भी करेंगे, डिग्री तो ले ही आएंगे बाहर से लंदन से, और अपना तो काम चल ही जाएगा। अपन सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपनी तो जिंदगी पढ़ाई से आगे जाएगी, तो आगे मत करना, समझा दिया है, ठीक है। एक और बात, 28 जुलाई 27 28 जुलाई को आप लोगों का जैसा मन था, आप लोगों के मन के अनुसार ही हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपना माइंड को सेटअप करके पिकनिक का सोचा है। और लगभग 30 घंटे 32 घंटे का टाइम पिकनिक पे रहेगा, मतलब एक दिन पहले जाएंगे और दूसरे दिन शाम को आएंगे। क्योंकि जब मैं तैयार किसी चीज के लिए होती हूँ तो फिर वो मेरा बहुत स्पेशल होता है, और वो मेरा मेमोरी आपकी जिंदगी भर के लिए होगी वो चीज। तो उसके लिए एक नाइट स्टे है, और उसमें मैं आपको जो घुमाऊंगी वो आप लोगों में से किसी ने, आप लोगों को तो छोड़ो, आपके फैमिली में भी किसी ने नहीं देखा होगा। उसमें 4 से 5 पॉइंट है जो हम लोग दिखाएंगे आपको, और उसमें नाश्ता खाना सब कुछ स्पेशल होगा, कोई मेनू रिपीट नहीं होगा उसके अंदर। सुबह आपको 10 बजे लेकर जाएंगे, सबसे पहले एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल जगह, वहां पर आपका लंच करवाएंगे, फिर वहां से फिर एक दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे फिर और कुछ करवाएंगे, फिर वहां से एक रिसोर्ट में जाएंगे,
रिसोर्ट में जाने के बाद रात को फिर गेम्स वगैरह होंगे, डांस होंगे, कैंप फायर वगैरह होगा, पूल है वहां पर तो वहां पे और मस्ती करेंगे। अगले दिन फिर मॉर्निंग में पूल में मस्ती करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वहां से फिर जाएंगे और वहां से फिर आपका एक 2-3 डैम है ग्वालियर के अंदर बहुत बड़े बड़े, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, यदि किस्मत में आपके होगा तो डैम के गेट खुले होंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ऐसे सीन। और वहां पर भी आपका बहुत ही स्पेशल लंच वगैरह मैं सोच रही हूँ। बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होगी इसमें कुछ, क्योंकि इतना सब करने में बस भी लगेगी, रिसोर्ट बुक करना पड़ेगा, सारे खाने बुक करने पड़ेंगे हम लोगों को, तो उसका कोई डेट डिसाइड की हुई है और उस डेट तक आप लोग यदि रुपए जमा कर देते हैं तो फिर हम लोग ले जा सकते, क्योंकि हमको फिर बस बुक करना है, रिसोर्ट बुक करना है, सारा बुक करना है। तो उसमें ऐसा हम लोगों ने टेंटेटिव ऐसा लगाया है 1800 रुपये, दिव्यांश ने पहले से बोल दिया था इसलिए 1800 रुपये, लेकिन एक ज्यादा खर्चा होगा तो वो ऊपर से हम ही लोग लगाएंगे, क्योंकि बस भी करना है, रिसोर्ट भी बुक करना है, सारा खाना भी अलग अलग बुक करना है और गेम्स में गिफ्ट भी मिलेंगे, वो सारा करना है। तो उसमें ऊपर से मैंने दिव्यांश से यही कहा कि तूने खर्चा फैलाया भी नहीं, बोले अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तो मैंने कहा तुम तैयार है ना, अब बायोटिक को ऊपर से देना पड़ेगा, बच्चों से मत मांगना, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि बस ही इतनी कॉस्टली, क्योंकि नाइट स्टे हो रहा है ना, नाइट स्टे का हर जगह चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है हर चीज, तो ये नाइट स्टे भी होगा, तो ये सारा करना है। और आप लोगों को वो चीजें ग्वालियर के एक्सप्लोर करेंगे जो आपने नहीं देखी होगी। दूसरा, किसी को पानी के पास नहीं ले जा रहे हो, डैम भी आप जो देखोगे वो डैम नदी के पास है, पानी के पास नहीं, वो डैम आजकल ऐसे बनते हैं ऊपर से दिखाया जाता है, नीचे पूरा रहता है, तो कोई भी रिस्क आपकी नहीं है, क्योंकि पानी के पास पहले आप लोग बात कर रहे थे ओरछा वगैरह ले जाने की, मैंने मना कर दिया साफ, ओरछा नहीं ले जाओगे क्योंकि वहां पे नदी बहुत इस समय बहुत ज्यादा भयानक स्थिति होती है, बच्चे कहना मानते नहीं है, भाग जाएंगे। मैं कोई भी जगह पानी के पास नहीं ले जाऊंगी जहां डायरेक्ट पानी के पास आप खड़े हो, नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि आजकल सेल्फी और वो झरने भी कोई ऐसे नहीं ले जाऊंगी जहां पे झरने में लोग फंस गए, वो सब नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों को ले जाना मतलब अपने सिर के बाल आधे गायब करना। क्या 300 रील, क्या बोल रहा है, व्यूज, तो बेटा जा कहा के लिए रहे, फोटो के लिए तो जा रहे हैं, इतने शानदार, इतने शानदार आपको सीन मिलेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप लोगों की 1 घंटे बाद ही आप लोगों का पिकनिक और आपके सीन शुरू हो जाएंगे। झरने भी हैं पर सेफ झरने हैं, नहाना भी खूब है उसमें, ऐसा नहीं है आप मस्ती के लिए जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको डंडा डाल करके नहीं है, नहीं वो नहीं, पर अपने कंट्रोल में करना है, सारा काम अपने कंट्रोल में करना है, सेफली करना है। जा कर रहे हैं, एक जगह नहीं जा रहे, बहुत सारी जगह जाएंगे, कनेर झील जाएंगे, सुरवाया की गढ़ी जाएंगे, छतरी भी दिखाने की कोशिश करूंगी, फिर रिसोर्ट जाएंगे, फिर लौटते समय 2-3 डैम दिखाएंगे, मतलब आपको बहुत सारी जगह दिखा रहे हैं, एक चीज नहीं दिखा रहे। मतलब मैं पिकनिक लेके जाती हूँ तो ऐसी, क्योंकि मैं बहुत अपने ग्रुप में पिकनिक मास्टर के नाम से जानी जाती हूँ, जब भी मेरे ग्रुप को पिकनिक जाना है तो मुझको ही बनाते हैं संयोजक, तो मैं, और खाने पीने का लिए भरपूर मिलेगा, आप सोच नहीं सकते ऐसे तो बारात आई है खातिरदारी में। तू है ना दूल्हा बेटा, हाँ दूल्हे सब हो तुम, सब लोग दूल्हे हो, ठीक है। तो आप लोग है ना, 1 मिनट, आप लोग है ना दिव्यांश से मिले ना, रुपए कब तक जमा कराने, क्योंकि जब तक रुपए जमा कराएंगे चाहे 10 लोग भी होंगे हम ले जाएंगे, पर आप सभी लोग चलो, क्योंकि आप लोग को ठीक है मैं मानती हूँ पेरेंट्स को थोड़ा लगता है, लेकिन आप बेटा खुद ही सोचो, क्योंकि रिसोर्ट बुक करना है, बस से भी जाना है, आना जाना खाना नाश्ता सब कुछ है, तो बिल्कुल भी रुपए ज्यादा नहीं है, क्योंकि 10, 2, 4, 5 हजार 10 हजार भी होते तो हम लोग लेते भी नहीं, मैं खुद ही कर देती, लोकल में से लेके जाते कहीं भी तो टिफिन टिफिन ले जाते साथ में, लेकिन चूंकि इतना लंबा पिकनिक बन रहा है तो इसके अंदर इतना नहीं दे सकते, 1 आध लाख का खर्च नहीं कर सकता कोई भी, तो आप लोगों से बहुत बेसिक ले रहे हैं, अमाउंट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जो बिल्कुल ही उसमें भी हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ले जा रहे हैं, मैं अप्रोच लगा के फोन करके उसको करवा रही हूँ, तब जाकर के इतने में हो पाएगा, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही सोचो रिसोर्ट आजकल 2-2, 2,500, 3-3 हजार, तो उसमें भी हम लोग को जुगाड़ करके अप्रोच लगा के सारा करवाऊंगी मैं, बस भी सारा करवाऊंगी, तो आप लोग देख लेना जैसा करना हो, ठीक है। चलो अब अपन शुरू करें।
आज अपन लोग नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स। ये अपनी सेकंड यूनिट है और इस सेकंड यूनिट में 3 लेसन है। आप लोगों के 3 लेसन है। आप लोगों के 3 लेसन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस और तीसरा है इवोल्यूशन। 3 है आप लोगों के। पारस सर जी, आदित्य, अब बात बिल्कुल करा तो क्लास के बाद, जब पढ़ाई अपन इतनी बात कर ली, सब कर ली, अब नहीं, अब सीरियसनेस होनी चाहिए क्लास में। जो हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसको हम लोग शुरू करेंगे अभी, उसके अंदर आप लोग ये देखोगे किस प्रकार से हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमारे ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। काफी बड़ा लेसन है ये, बहुत बड़ा है और थोड़ा सा आराम से समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छे क्वेश्चन का वेटेज है, 12th में भी है और नीट में भी है। सेकेंड हमारा जो लेसन है वो हमारा है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में आता है कि हमारे शरीर में जो इनहेरिटेंस होता है वो किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है और उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं उसको। उसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करते हैं। तो वो हम लोग उसको उसमें देखेंगे कैसे हमारी हेरिडिटी जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा होती है, तो उसमें डीएनए आरएनए पढ़ोगे। तीसरा हमारा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसके अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ है हमारे, उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है हमारी पृथ्वी पर, हम लोग का, ह्यूमंस का भी, पूरे एनिमल्स का, पूरे प्लांट्स का। हमारी पृथ्वी पहले आग का गोला थी, कैसे ठंडी हुई और कैसे इसके अंदर ये सब वेदर आया और पृथ्वी हमारी कैसे बनी, ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ोगे। कोइंसिडेंस इस यूनिट में तीनों लेसन बहुत बड़े बड़े भी हैं और थोड़े से दिमाग पर लेने वाले भी हैं। मतलब समझना पड़ेगा, इसके अंदर मजाक नहीं चलेगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल वाले भी हैं, मैं आपको क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी कराऊंगी न्यूमेरिकल जैसी, कुछ होमवर्क भी दूंगी, इसके अंदर घर से करके लाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक दो साइंटिस्ट के बारे में बता रही हूँ। जो आप लोगों को मालूम है कि हमारी बुक जब यूनिट शुरू होती है तो यूनिट शुरू होते समय हमें किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है और ये दो साइंटिस्ट है हमारे। हालांकि दोनों साइंटिस्ट हम लोगों को सेकंड लेसन में आएगा, इनका दोनों का काम सेकंड लेसन, फर्स्ट लेसन में नहीं आएगा, सेकंड लेसन में आएगा। इन दोनों ने मालूम है क्या किया था हमारी पृथ्वी पर? सबसे पहली बार डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। पूरा डीएनए कैसा होता है, डीएनए कैसा दिखता है, डीएनए में किस तरह से कॉइलिंग होती है, ये सबसे अच्छी वेल तरीके से समझाने का काम इन दोनों साइंटिस्ट ने किया था। हालांकि इसके पहले एक साइंटिस्ट और भी थे, फ्रैंकलिन करके। फिर बाद में जाकर इन तीनों साइंटिस्ट को एक साथ 1962 में नोबेल प्राइज भी मिल गया है। इनको नोबेल प्राइज मिला है, जेमसन वाटसन और क्रिक बोलते हैं हम लोग इनको शॉर्ट में। तो इनको पूरा का पूरा इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर। मजेदार बात यह है कि दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट हैं ये अलग अलग पैदा हुए थे। जो वाटसन थे वो शिकागो में 1928 में पैदा हुए थे और बेसिकली वो जूलॉजी से थे। जबकि जो क्रिक साइंटिस्ट थे, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने समझाया था, ये मार्च 1953 में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके इसको बता दिया था। और जो क्रिक थे, फ्रांसिस क्रिक, वो 8 जून 1960 में पैदा हुए थे और वो नॉर्थ हैम्पटन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मतलब एक साइंटिस्ट जो थे वो शिकागो में पैदा हुए थे और एक साइंटिस्ट जो है वो इंग्लैंड में, शिकागो माने अमेरिका, एक यूएसए में पैदा हुए थे और एक जो है वो हमारे इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और दोनों में यदि हम देखें तो साल में काफी डिफरेंस है, पैदा होने में 10 साल का लगभग इनका डिफरेंस है। और दोनों की ब्रांच भी अलग अलग थी, लेकिन बाद में जाकर दोनों ने एक ही विषय पर, टॉपिक पे काम किया और बाद में जाकर देखा गया कि इन दोनों का एक ही टॉपिक है, तो दोनों ने फिर मिलकर के इस चीज को किया और फिर बाद में जाकर दोनों को मिलकर ही हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनको जो है नोबेल प्राइज जो है वो
1962 में इनको नोबेल प्राइज इस काम के लिए मिला है। हालांकि इसके साथ साथ इनको बहुत बड़े बड़े प्राइज मिले हैं, पर हम लोग को केवल नोबेल प्राइज की ही इसके अंदर बात करनी है। तो बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को और उस समय जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंड लेसन, तो इनके बारे में एक बार और थोड़ा सा बता दूंगी, क्योंकि उससे बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उनके बारे में बार बार अपन नाम पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो अब अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मुझे पहले आप लोग को इस नाम का मीनिंग समझाना है कि हमने इसमें 2 वर्ड्स यूज किए, इनहेरिटेंस भी यूज किया है और वेरिएशन भी यूज किया है। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दोनों 2 वर्ड्स जो है, इनहेरिटेंस भी और वेरिएशन, दोनों सिमिलर नहीं, एंटी पैरेलल है ये। इनहेरिटेंस का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टर का हमारा जनरेशन टू जनरेशन आना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में अक्सर घर के अंदर हम कभी बैठे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे टाइम उसकी एक ही बात की जाती है, अरे इसकी नोज तो इसकी मम्मी से मिल रही है, लिप्स इसके पापा से मिल रहे हैं, ये इसके इससे मिल रहा है, ये इसका, पूरे टाइम एनालिसिस चलता रहता है। आप लोग बड़े भी हो गए हो, लेकिन आप किसी से रिजेंबल भी करते होगे, तो कोई ना कोई आपको बोल ही देता होगा, अरे तुम तो अपने पापा से बहुत मिलते हो, अरे तुम तो अपनी मम्मी से बहुत मिलते हो, ये तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे बुआ के लड़के से मिलती है, तो एक कजन से आपकी मिल सकती है। तो ये जो आप कहते हो ना मिलती है, ऐसे दिखते हैं हम, ये हमारा इनहेरिटेंस है। तो जब भी हमारे कोई भी जेनेटिक करेक्टर हमारी पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं और वो सिमिलरिटी हमको दिखा रहे हैं, तो हम लोग इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। कहते नहीं है, कभी आपने सुना भी होगा, अरे ये तो हमारी फैमिली खानदानी गुण है। जैसे नॉर्मल भाषा में हम किसी चीज को लेकर ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो हमारा खानदानी गुण है। तो व्हाट इज खानदानी गुण? खानदानी गुण मतलब साइंस की भाषा में आप उसे बोल सकते हो कि ये हमारी हेरिडिटी है। बोलते हो ना आप लोग कभी, अरे ये तो हमारी हेरिडिटी है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो फैमिली बहुत ही रिजेम्बलेंस करता है, तो अक्सर जो थोड़ा सा एजुकेटेड फैमिली होती है वो यही बोलती है, अरे नहीं ये तो हमारी हेरिडिटी है, हमारा ये तो कैरेक्टर हमारी फैमिली में दिखाई देगा। कुछ लोगों की होती है ना आदत, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, और यदि आप उनसे बात करोगे तुम भी ऐसे खाते हो, तुम्हारी बहन भी ऐसी खाती है, हाँ बोले अरे ये तुम्हारी हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब सिमिलर कैरेक्टर का आना हमारा इनहेरिटेंस कहलाएगा। लेकिन कभी भी कोई बच्चा जब पैदा होता है 100% तो अपनी फैमिली से रिलेबल नहीं करता, कि अपनी मम्मी से करता हो या अपने पापा से करता हो या अपने भाई बहनों से करता हो, नहीं करता। क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वेरिएशन लेकर आता है, और वेरिएशन लेकर यदि नहीं आएगा तो आप खुद ही सोचो कि वो 100% अपने एक ही पेरेंट से मिलेगा, तो फिर वेरिएशन नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि मालूम है जो वेरिएशन आते हैं वो हमारी पृथ्वी का, हमारे बायोलॉजी का टूल है, हम इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। क्योंकि हम जब भी कभी किसी बच्चे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं न्यू कैरेक्टर को लेकर आता है, तो दिस इज द इवोल्यूशन, हम लोग इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन जो है वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे भी एक बात आप जानते हो, आप लोगों ने मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ लिया है, और आपको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर हमारे जब गैमेट्स बनते हैं तो हमारे मदर एंड फादर, क्योंकि हमारी हर एक बच्चे के अंदर हर एक सेल में मम्मी पापा घुसे हुए हैं। हमारे शरीर में जितनी भी सेल है, तो जितनी भी सेल आपके शरीर के अंदर है, हर सेल के अंदर आधे कैरेक्टर आपके मम्मा के हैं और आधे आपके पापा के हैं। तो जब भी हम अगले बच्चे को पैदा करेंगे तो हमारे मदर एंड फादर के दोनों कैरेक्टर्स भी आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि पैदा होने वाले बच्चे के अंदर कभी भी एक जनरेशन के कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। तो हमारी सेल के अंदर हमारे मदर एंड फादर के कैरेक्टर वो आपस में क्रॉस करते हैं। आप सोचो जरा कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो यदि फीमेल की तरफ से कोई कैरेक्टर लेकर आएगा तो उस बच्चे के अंदर उसके नाना और नानी के कैरेक्टर हो गए। सेम थिंग उसके पापा की तरफ से उसके भी मदर एंड फादर के आएंगे, तो दादा और दादी के कैरेक्टर हो गए। तो यही दोनों अब एक बच्चे के अंदर 4 जनरेशन के कैरेक्टर लेकर आ रहा है, वो मदर फादर, मदर फादर, नाना नानी, दादा दादी। तो आप खुद ही सोचो कि एक बच्चा जब 4 जनरेशन की कैरेक्टर लेकर आएगा
तो वो 100% रिजेम्बलेंस कैसे करेगा? तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि जो भी जीन्स को इंसिडेंट डोमिनेंट हो जाते हैं और बच्चे के अंदर उसी प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो जो वेरिएशन जो होगा ना, वो जो हर एक बच्चे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना गया है कि वेरिएशन होगा। और वेरिएशन भी दो प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बस केवल एक नॉलेज के लिए, मैं आपको लिखकर नहीं समझा रही क्योंकि आपका डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट उन्होंने हटा दिया है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको बताऊंगी जरूर, क्योंकि इसके बिना मैं आगे नहीं चलने वाली। वेरिएशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेरिडिटी वेरिएशन और एक होता है हमारा जो हमारे वेदर से इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब हेरिडिटी वेरिएशन का मतलब होगा कि ऐसा कोई वेरिएशन जो हमारे जीन्स के द्वारा आएगा और वो कभी भी क्लाइमेट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो चेंज नहीं कर सकते। एक वेरिएशन होता है जो परमानेंट वेरिएशन नहीं होता, टेम्परेरी वेरिएशन होता है। क्या है यार, तुम लोग क्यों बोल रहे हो दोनों दोनों? कितनी देर से आदित्य और तुमको मैंने मना भी किया है ना, लगातार बात किए जा रहे हो। यदि एक वेरिएशन कैसा होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन से इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे एक सिंपल सा है कि कोई भी दो ट्विंस पैदा हुए, आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हुए, नॉर्मली जब आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं ना तो 100% सिमिलर होते हैं, इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं, ये मजाक की बात नहीं है, ये रियल बात है कि जो मदर होती है वो भी अपने दोनों बच्चों को यदि एक से कपड़े तो वो भी धोखा खा जाती है, इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं। बाद में जाकर उनमें थोड़ा चेंजेस आने लगता है कि जब वो अलग स्ट्रीम लेते हैं, पढ़ते हैं, अलग बड़े होने लगते हैं, कोई धूप में ज्यादा खेल रहा है, नहीं खेल रहा, तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता है। बट इनिशियल लेवल पर दोनों बच्चे एकदम, क्योंकि दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है। तो ऐसे किसी दो बच्चे को यदि हमने अलग अलग क्लाइमेट में भेज दिया, एक को हमने चेन्नई भेज दिया और एक को हमने लद्दाख भेज दिया, चेन्नई वाला क्या खाएगा, डोसा इडली तहमत पहनेगा और धीरे धीरे उसका कलर क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां का जो वेदर है वो उस तरीके का है कि हमारे स्किन का कलर थोड़ा सा गहरा होने लगता है क्योंकि सनलाइट सीधी आती है। और जो लद्दाख वाला है वो और अधिक गोरा हो जाएगा और वो वहां पे कुछ उस हिसाब से खाना खाएगा। अब आप इन दोनों बच्चों को कुछ साल बाद देखोगे, दोनों एकदम अलग है, पर इन दोनों बच्चों को फिर एक साथ रखना, फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये वेरिएशन तो टेम्परेरी हुआ क्योंकि इसमें जीन्स का कोई रोल नहीं था, ये वेदर का था। और यदि कोई बच्चा पैदा होते से जैसे भी दिख रहे हैं वो उनका जेनेटिकली हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा होता है वैसी होता है। तो वेरिएशन भी हम लोग ऐसे अलग अलग प्रकार से जो हम लोग देखते हैं। अब आता है कि इस लेसन की हमको जरूरत क्या पड़ गई। एक्चुअल में क्या है कि सालों से ही हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हजार साल पुराने पहले भी हम लोग क्या करते थे कि जो अच्छे अच्छे करेक्टर वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स हुआ करते थे, सीड हुआ करते थे, उनको सिलेक्ट करके फिर हम उनको ग्रो करते थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिजायर्ड कैरेक्टर को लेकर के अपने अनुसार क्रॉस कराया। तो ऐसे करके बहुत साल से ही इस प्रकार की ब्रांचेस की जरूरत पड़ी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंडल ने इस फील्ड में बहुत अधिक काम किया। ग्रेगर जॉन मेंडल करके एक साइंटिस्ट है, सबसे पहली बार तो थोड़ा गलत बोला मैंने, पर उन्होंने जो काम किया वही हम आज पूरा पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले और भी कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया था पर उनको सक्सेस नहीं मिली थी। सक्सेस तो केवल मेंडल को ही मिली थी। मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली थी। इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था पर उनको सक्सेस नहीं मिली थी। मैं आपको दो इंटरेस्टिंग थ्योरी बताती हूँ, बस केवल दो ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, उसमें आपको बहुत मजा भी आएगा। इसके पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने इस थ्योरी वाले में क्या कहा था, बड़ा मजेदार इन्होंने कहा था। इन्होंने ये कहा था कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसको बासा फूसा खाना खिलाएंगे तो वो लड़की पैदा करेगी, और बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे तो लड़का पैदा करेगी। ये इनकी थ्योरी थी जो इन्होंने सबसे पहले, मतलब इन्होंने बताया कि मेल और फीमेल सेक्स कैसे पैदा होते। तो इन्होंने बोला कि यदि हम किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के समय बहुत अच्छा खाना, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे, अच्छा खाना मतलब, तो लड़का पैदा होगा, और ऐसे बासा वगैरह खाना खिलाएंगे तो लड़की पैदा होगी। तो दिस इज द फनी थ्योरी, कोई मतलब इसका नहीं है, तभी तो सब हटा दी आपको। एक थ्योरी कहलाती है पैनजेनेसिस थ्योरी। इस थ्योरी को बताने वाले साइंटिस्ट थे डार्विन।
जो उस समय बड़े डोमिनेंट थे। मेंडल को सक्सेस नहीं मिली थी कुछ सालों तक, वो इन्हीं की वजह से नहीं मिली थी। अभी आगे जाके बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी धीरे धीरे। इन्होंने मालूम है क्या कहा था, इनकी भी बड़ी मजेदार थ्योरी है, क्योंकि आप लोग रिप्रोडक्शन पढ़ के आ चुके हो तो आप लोग इस थ्योरी को समझ सकते हो कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि ब्लड के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को पेंजिन पार्टिकल्स कहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो पेंजिन पार्टिकल्स होते हैं इसी से सेक्स को डिटर्मिनेट करते हैं। ये पार्टिकल ब्लड के थ्रू अगली जनरेशन में जाते हैं। आपको तो पता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो तो किसी का ब्लड की एक बूंद नहीं लेता, ना माँ की ना बाप की, किसी की नहीं ले सकता। तो ये पेनियन पार्टिकल ब्लड के थ्रू कैसे जाएंगे? कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो डायरेक्ट ब्लड का तो रोल ही नहीं होता। तो इन्होंने भी ये जो बताया कि पेनियन पार्टिकल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा जो है मेल मतलब बॉय होगा या गर्ल होगी। तो इन्होंने इस थ्योरी को बोला था पैनजेनेसिस थ्योरी। तो ये सारी की सारी थ्योरी जो है अब आप लोग को लगी रही है, इन थ्योरी का कोई मतलब नहीं था। हालांकि कुछ साइंटिस्ट में ऐसे भी आए थे जिन्होंने मटर के ऊपर भी काम किया था, पर उसके बावजूद भी इन्होंने उनको सक्सेस नहीं मिली। सबसे अधिक सक्सेस जो मिली थी वो मैंडल्स को ही मिली थी। तो मैं आपको मैंडल्स की शॉर्ट में उनकी थोड़ा सा लाइव स्टोरी बता रही हूँ, जो आपको कुछ साल पहले बहुत पूरी पढ़ाई जाती थी, लेकिन थोड़ी सी इसलिए पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको उनके बारे में इंटरेस्ट आए और आप उनके वर्क को ढंग से समझ पाओगे। मेंडल का जो बर्थ हुआ था वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और ये बहुत गरीब फैमिली में, पुअर फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। और इतने गरीब थे वो लोग, इनके मदर फादर छोटे से फादर थे कि उनको स्कूल भेजने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब आप सोच सकते हो कितने गरीब होंगे वो, कि स्कूलिंग भी उनकी नहीं करवा पा रहे थे, घर पे ही पढ़ाते थे। लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट थे और उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की नहीं, नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी की थी। नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स पढ़े थे, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं, इन्हीं का पूरा फंक्शन देखोगे। मैथमेटिक्स पूरा है, इसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स है। तक आप पढ़ेंगे ना, पूरे मेंडल के टाइम पूरा मैथ पढ़ना है आपको, इसके अंदर मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। और नेचुरल साइंस पढ़ा था तभी तो बायोलॉजी में आगे बढ़ना कैसे आते हैं। उस समय हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इस प्रकार के सब्जेक्ट नहीं चलते होंगे, क्योंकि आप सोचो 1822 में मैं बोल रही हूँ, आप सोचो 19th सेंचुरी की बात है, आज 21 सेंचुरी चल रही है। तो इन्होंने जब इन्हीं से लेवल पे अपने घर पे पढ़ाई की, उसके बाद एक हायर स्टडी के लिए दूसरे स्कूल में चले गए, तो इसमें इनकी स्कूल में जॉब लग गई एज ए टीचर। और चूंकि ब्रिलियंट थे तो स्कूल वालों ने उनको हायर स्टडी के लिए वियना भेज दिया। और इनका जन्म मालूम है, मैं आपको पूरा एड्रेस बता देती हूँ इनका। आप चाहो तो उनके घर जाकर मतलब उनकी जो जनरेशन से मिल सकते वो तो होंगे थोड़ी। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, जिसको आजकल चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं कंट्री के रूप में। और इनका जो गांव का नाम था सिलिसियन विलेज था। और गांव में भी छोटी तहसील होती है, मोहल्ला कह सकते हो, हिजेंड्रॉफ था। हिजेंड्रॉफ करके था। पहले इनके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे गए जो मैं आपको बता रही हूँ, अब नहीं आएगा। तो ऑस्ट्रिया के अंदर चेकोस्लोवाकिया में इनका जन्म हुआ था। तो इनको जब हायर स्टडी के लिए वियना भेज दिया गया था, और वहां से पढ़ करके जब ये आए तो इनका प्रमोशन हो गया एज ए मॉन्क, मतलब एज ए फादर। मतलब जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं उनके अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फादर कहा जाता है। तो उनको वहां पर प्रिंसिपल के रूप में उनका प्रमोशन कर दिया गया। उस स्कूल में इन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेकर 1863, 1856 से लेकर 63। ये आपको ना सन याद रखना है, ये हल्के में मत ले लेना इनको, ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछते हैं। 7 ईयर हो गया, ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 7 ईयर हो गया। फेमस क्वेश्चन है नीट का और आपके 12th क्लास का भी। 7 ईयर उन्होंने उस स्कूल में जॉब करते समय 7 ईयर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो मैं एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ाऊंगी ना पूरे के पूरे, वो उन्होंने 7 ईयर्स किए थे। और मालूम है इन्होंने कैसे किए थे? वो अपने जो इनका स्कूल था उस स्कूल के पीछे कुछ खाली जमीन पड़ी हुई थी, वहां पर मालूम है इन्होंने क्या किया था? असम सटाइवा,
पाइसम सटाइवम, गार्डन पी और फील्ड पी। इसको मीठी मटर नहीं कहेंगे, स्वीट पी नहीं कहते हम इसको। आप लोगों को ऑप्शन में यही करते हैं लोग, स्वीट पी नहीं कहेंगे, मीठी मटर नहीं। ओडोरेटस होती है जो जहरीली होती है, जिसे खाया नहीं जाता। और चूंकि बच्चे क्या होता है, अपन को पता है कि मटर मीठी लगती है खाने में, तो अपन नॉर्मली स्वीट भी समझ सकते हो, कहते हैं। और इसको फील्ड भी कहते हैं, गार्डन फील्ड भी कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम स्टाइल। ये नॉर्मल वही मटर है जिसकी सब मटर सीजन में आती है ना मटर, वही मटर है, सिंपल वाली मटर है ये, पाइसम सटाइवम, बिल्कुल सिंपल वाली मटर है। और इसके ऊपर मालूम इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 7 ईयर किए थे, 10,000। आप लोगों को पहले 8 ईयर ऑप्शन किया हो तो मत करना, अब मत करना। अब हमारा 7 पहले कुछ और देते थे, अब 7 ईयर है और 10,000 इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेकिन मालूम है इन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए ना, तो थोड़ी सी मामला गलती हो गई इनसे। इनका जो पूरा वर्क था वो किसी के सामने इनको मतलब कहना चाहिए कि जीते जी इनको पब्लिसिटी नहीं मिली, या ऐसा अपन इसको पब्लिसिटी ना बोल करके हम ऐसा बोले कि इनके जब तक ये जिंदा थे तब तक इनके इस सारे वर्क को हम लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। क्या कारण था जिसकी वजह से इनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। जबकि ये जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत बाद में दे रखी है, जो बहुत गलत है, उनको यहाँ देना चाहिए, वहां दे रखी है। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाती हूँ जिससे यहाँ बच्चों को समझ में आए, तो यहाँ बता रही हूँ कि क्यों नहीं किया गया। सबसे पहली बात क्या था कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी इनके साथ कि इनको जो इन्होंने मैथमेटिक्स में अपने सारे डाटा दिए थे। इन्होंने क्या किया था, आप लोग जितने मैंने अभी आपको कहा ना कि अब मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ेंगे, सारा सब कुछ रेशो में पढ़ेंगे, रेशो में 3:1, 9:3:1, 1:2:1, 2:1, हर जगह रेशो पढ़ेंगे, अपन मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो हर कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का क्या काम, तो लोगों ने इनके काम को समझ ही नहीं पाए कि इन्होंने क्या काम दिया है। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये जो काम था, ये काम जो है डार्विन के टाइम छाया हुआ था। डार्विन उस समय क्या था कि जब इन्होंने काम दिया था तो हमारी पृथ्वी पर डार्विनिज्म था, पूरा डार्विनिज्म। और डार्विन मालूम है क्या था कि डार्विन बहुत डोमिनेंट साइंटिस्ट थे, क्योंकि डार्विन की फैमिली में बाबा भी डार्विन, उनके फादर भी डार्विन, उनका बेटा, 3 पीढ़ी उनकी साइंटिस्ट थी। और ये तो आप लोग भी प्रैक्टिकल एक बात समझोगे कि जब किसी घर के अंदर एक बड़ा नेता निकल जाता है तो उसका बेटा भी नेता, उसका बेटा भी नेता, और उसको सब फॉलो करने लगते हैं। जैसे हमारे ग्वालियर में भी देख लो कि एक बेटे का बड़े क्या होता है, पूरा शहर पाट देते हैं ये लोग, मतलब पूरा खानदानी नेता हो जाता है और सब उनको फॉलो करते हैं, सब उनके पीछे ही लग जाते हैं और किसी को कुछ समझते ही नहीं है। अब ऐसे में कोई छुटवैया नेता बन जाए, बनने की कोशिश करेंगे तो उसकी टांग खींच के बिठा देंगे, बोले वही बनेंगे परिवार के लोग। तो वैसे डार्विन के समय भी क्या था कि वो डोमिनेंट साइंटिस्ट था, डार्विनिज्म जो है डोमिनेंट था। खड़े हो जा, तू बहुत हो गया, खड़े हो, खड़े हो जा, खड़े। देख मैं तेरे तेरे से बोल रही हूँ, हाँ मैं नहीं तो मैं, खड़ो, निकल इधर, निकल, बुक ले ले, बुक ले ले, उधर जाके खड़ा हो जा उस बेंच पे। अभी भी तेरे को मैंने वहां क्लास ऑफिस में बोला था कि तू बहुत बात करता है, नहीं मैं नहीं करता, लगातार स्टूडेंट बोले आ रहा है। तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को, फिर टेस्ट में नंबर अच्छे कैसे आएंगे, क्लास में नहीं समझना चाहते। मेरे यहाँ पर वो बच्चे कहाँ आते हैं जिनको टाइम पास करना होता है, मैं तो पढ़ाती हूँ टाइम पास वालों को, उससे वही रुकते हैं जिनको पढ़ना है। और नहीं पढ़ोगे तो बिठाल बिठाल के याद करोगे। अरे लास्ट ईयर तो एक बच्चे को बिठाती थी पूरे दिन, भूख लगती थी तो घर से पराठे से पके खिलाते, भूखी है, 5 बार बाद यहाँ नहीं, बिल्कुल खिलवाएंगे तुमको डंडे।
तुम घर से लाया करो 5 पराठे, 1 पराठा मैं खाऊंगी, 1 दिव्यांश खाएगा। समझ में आए? उल्टा होगा। तुम लोगों के साथ तो उल्टा ही करना पड़ेगा, खिलाऊंगी भी नहीं, भूखा पड़ाऊंगी, समझ में? और जो लाओगे वो हम खा जाएंगे तुम्हारा। क्या आप लोग जरा सी बात करते हो ना तो ध्यान तो जाता ही है ना। देखते भी आप लोग, जो बात करता है मैं उसी को देखने लगती हूँ। अब होता है कंसंट्रेशन हमारा भी तो बिगड़ता है, क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, मतलब सारा मूड खराब कर देते हैं आप लोग। ये 2-3 जोड़े क्लास में ऐसे, अब अगले टर्म से मैं उन जोड़ों को अलग ही बिठा लूंगी, जिससे अब मेरे को ध्यान नहीं रहती, आके पढ़ाने लगती हूँ। अगली बार से तो मैं करके ही रहूंगी, तभी पढ़ाऊंगी। तो क्या था कि उस समय डार्विनिज्म छाया हुआ था, तो मेंडल का वर्क को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इनकी एक बहुत बड़ी गलती रही थी मेंडल की, कि इन्होंने क्या किया कि अपना जितना भी वर्क था लोकल पेपर में पब्लिश करा दिया। अब लोकल पेपर क्या होता है, जैसे एक हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, पूरे भारत में आता है, विदेशों में भी जाता है ये अखबार। एक हमारा जैसे लोकल अखबार, एक हम जैसे आचरण होता है, संदेश समाचार कुछ होते हैं जो अपन लोग ही लोकल में नहीं पढ़ते, छपते ना कुछ कुछ छोटे छोटे अखबार होते हैं जो कम लोग पढ़ते हैं। तो यदि कोई छोटे छोटे अखबार होते हैं जो कम लोग पढ़ते हैं तो उसको कोई समझते नहीं, पढ़ते नहीं है। तो इन्होंने भी क्या किया कि लोकल जो जर्नल होते हैं, जर्नल किसको बोलते हैं, साइंस मैगजीन को बोलते हैं लोग, जर्नल बोला जाता है साइंस मैगजीन को। तो छोटी मोटी साइंस मैगजीन थी, उसमें उन्होंने अपना सारा काम उसे पब्लिश करा दिया। तो पूरे वर्ल्ड में किसी को मालूम ही नहीं था कि किसी ने इतना बड़ा खोज कर लिया, इतनी बड़ी बात बता दी है, तो लोग समझ ही नहीं पाए। और इसकी वजह से भी जो है वो जो नहीं हो पाए, नहीं देख पाए लोकल, वो नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से भी लोग उनको नहीं समझ पाए। इनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी किडनी फेल होने से। तो ये अपने कामों को बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं करा पाए, लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, और इसकी वजह से उनको बहुत अधिक पब्लिसिटी नहीं मिली थी। तो ये एक इनका ड्रॉबैक था, मैथमेटिक्स इनका ड्रॉबैक था, ड्राइविंग इनका ड्रॉबैक था, और एक इनका लोकल जर्नल में पब्लिश कराना इनका ड्रॉबैक था। और इनकी वजह से जो है ये सारे कामों को कोई भी अप्रिशिएट नहीं किया। इनकी 84 में डेथ हो गई थी। 84 में डेथ होने के बाद भी 1900 तक, 1900 तक इनके काम किसी को नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं मालूम। किसी एक बंदे ने ये बता दिया कि मदर एंड फादर के कैरेक्टर बच्चे में कैसे जाते हैं, इतनी बड़ी बात किसी ने बताई है, किसी को नहीं मालूम। 1900 तक, 1900 तक, 1901 में 1901 में 3 साइंटिस्ट आगे आए थे, हुगो डिब्रीस, कार्ल कोरेंस और शेरमा। ह्यूगो डिब्रीस, कार्ल कोरेंस और शेरमा, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के थे, कोई ऑस्ट्रिया का था, कोई जर्मनी का था। ये तीनों साइंटिस्ट ने फिर यही काम वापस डिस्कवर किया। लेकिन ईमानदारी देखो, पहले के जमाने में कितनी ईमानदारी हुआ करती थी, आज के जमाने में तो कोई यदि ऐसा करेगा तो पहले वाले साइंटिस्ट के चुपचाप से पोथी पत्र जला देगा, आग ही लगा देगा, किसी को मालूम ही ना पड़े मैंने खोजा। पर पहले के जमाने में कितनी ईमानदारी हुआ करती थी। जब ये तीनों काम कर रहे थे तो उन्हें कहीं ना कहीं से इनके कामों के बारे में जानकारी मिली। इन्होंने तीनों ने फिर मालूम है क्या किया था, इनके कामों को रिपब्लिश कराया। एक फ्लोरा करके बुक थी ह्यूगो डिब्रीस की, उसके अंदर पूरे मेंडल के कामों को रिपब्लिश करा दिया, रिपब्लिश। और इनके कामों को जब रिपब्लिश करा दिया ना, तो जब रिपब्लिश इनके कामों को कराया ना, तो फिर लोगों ने इनके पूरे कामों को जाना। ये तीनों वैज्ञानिक के नाम जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये सारे काम आपको बीच में जाकर के पढ़ने को मिलेंगे, इस लेसन में सब कुछ है। अस्त व्यस्त से दिया है इन्होंने, सिस्टमेटिक नहीं दिया, बस इतना सा फर्क है। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने इनके कामों को रिपब्लिश कराया, और उसके बाद पे पूरे वर्ल्ड ने इनके कामों को समझा, जाना और अप्रिशिएट किया कि इतनी बड़ी बात एक साइंटिस्ट ने। और इन्होंने तो कब बता दी थी, इन्होंने तो 63 में बता दी थी, 1863 में बताई थी, और 1901 में जाकर के मालूम पड़ी। सोचो आप, 40 साल कितने होते हैं, सोचो आप, कल्पना करो कि अबाउट 40 ईयर जो है
लगभग इनके कामों को किसी ने पता ही नहीं है कुछ भी, कि इतनी बड़ी खोज हमारी पृथ्वी पर। क्योंकि देखो उस समय कुछ ऐसा तो कुछ पब्लिश होते नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह तो कुछ होता नहीं था उस समय। तो केवल एक प्रिंटिंग ही मीडिया हुआ करता था, और वो भी इतना हाई लेवल का नहीं होता था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में न्यूज़पेपर जा रहा है। आज तो ये हालत है कि एक ग्वालियर की न्यूज अपन अपन को कई बार कम बाद में देखेंगे, अमेरिका वालों को पहले मालूम पड़ जाती है। कई बार मैंने देखा ऐसा कि ग्वालियर में कोई घटना हुई तो मेरे पास वहां से फोन आया था अमेरिका से कि वो ऐसा हुआ। मैंने कहा हुआ, अरे वो देखो ना व्हाट्सएप पे आया है। मैंने तुम फ्री हो तो देख ले, तो मालूम पड़े, हमें पता ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि न्यूज ग्वालियर की हमें नहीं मालूम पड़ेगी और बाहर के लोग उल्टा फोन करके पूछने लगते हैं यार ग्वालियर में ऐसा हुआ। तो आजकल तो ये है कि आप कोई झूठी भी कोई न्यूज डाल रहे हो वो तक पब्लिश हो जाती, वायरल हो जाती है। तो ये तो क्या वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल काम था। तो ये पूरे के पूरे मेंडल थे जिन्होंने पूरा इनका जन्म कैसे हुआ, इन्होंने काम कब किया और कितने साल किया और कहाँ किया, ये सब मैंने आपको कुछ चीजें मैंने आपको इस बुक के बाहर बताई है। वो केवल एक नॉलेज के लिए और एक इंटरेस्टिंग उसके लिए कि किसी भी, क्योंकि आपको ना 4 से 5 साल पहले जितना भी मैंने आपको बताया है पूरी लाइफ हिस्ट्री इनकी दी होती, पूरी बुक में आपको मिलती। जन्म कहाँ हुआ कब मरे सब आपको दिया हुआ था। क्योंकि अब आप अपनी बुक को बहुत कॉम्पैक्ट कर लिया इन्होंने, तो अब जो चीजें आपको अपने हटा दी इन्होंने तो इसलिए अब आपको हटा दी। पर मेरा थोड़ा सा रहता है कि इतना महत्वपूर्ण काम हमारी अर्थ पे हुआ है तो हमको मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, मेंडल को अनसक्सेस क्यों मिली, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा है कि मेंडल को सक्सेस तो मिली ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो, वरना पढ़ते क्यों। आप सोचो कि किसी एक वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रिया में 1863 में 1863 के बाद में 1963 आ गया, अब 2021 चल रहा है। आप सोच सकते हो इतने साल पहले किसी साइंटिस्ट ने कोई चीज बताई है, और ग्वालियर के एक छोटे से शहर, ग्वालियर में छोटी सी जगह आप पढ़ रहे हो। और आप जितना भी काम पढ़ रहे हो ना, मैं आपको बता दूं कि जब तक मेंडल का ये टॉपिक चलेगा एज इट इज पढ़ना है, कोई अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते आप। 100% पढ़ना है, सेम टू सेम। जो कह दिया वो कह दिया वही पढ़ना है। अच्छी चीज भी है इसके अंदर कि आपको कुछ बुद्धि नहीं लगानी, आपको जो रेशो बता दिया वही आपको याद करना, अपने मन से कुछ नहीं सोचना आपको। तो आपको मेंडल का काम जितना भी आप पढ़ रहे हो ना वो एज इट इज पढ़ रहे हो, शुरू से जितना भी उन्होंने बताया, कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिली। तो सबसे पहली बात, मेंडल ने मैथमेटिक्स का चयन, मैथमेटिक्स का यूज किया, इसलिए मेंडल को सक्सेस मिली। क्यों? क्योंकि मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया तो डाटाबेस उन्होंने अच्छे से उसको रखा, वो हम एनालिसिस कर पा रहे। देखो अभी आप भी देखना, जब मैं आपको क्रॉस पढ़ाऊंगी आप खुद ही सोचना कि यदि वो इसको यूज नहीं करते तो हम कैसे पढ़ पाते, हमें कैसे मालूम पड़ पाता कि कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। तो मेंडल को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया। मेंडल को सक्सेस इसलिए मिली कि मेंडल ने 7 जनरेशन तक जो है एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया 7 जनरेशन तक किया था, और इसीलिए भी मेंडल को सक्सेस मिली थी। क्योंकि अब जितना भी अपन पढ़ेंगे, अपन तो केवल 2 जनरेशन तक पढ़ेंगे, बहुत तक पढ़ेंगे अपन लोग पढ़ेंगे। पर उन्होंने F7 उन्होंने जो है इतना ज्यादा इसमें उन्होंने यूज किया था, F7 किया, तो इसीलिए भी इनको सक्सेस मिली। मेंडल को सक्सेस क्यों मिली थी? क्योंकि मेंडल ने अपने पहले वाले साइंटिस्ट की गलतियों को ध्यान में रखा। मालूम है मेंडल ने क्या किया था कि इनके पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो गलतियां की थी ना, उसको उन्होंने जो है गलतियों को पढ़ा कि उन्होंने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिली। जैसे आप लोग को भी, हम लोग स्टूडेंट्स को मिल पाते हैं तो इसलिए नहीं मिलवाते कि कोई हम लोगों को अपना हीरो बनाना है, नहीं, हम इसलिए मिलाते हैं कि आप उनसे, बच्चों से सीखो कि भाई कैसे पढ़े वो सिलेक्ट हुए। और मैं तो हमेशा क्लास में ये कहती हूँ जब वो आते हैं, ये पूछो कि भैया सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि गलतियों से ज्यादा सीखने को मिलता है दूसरों की गलतियों से। तो वही हम लोगों ने, इन लोग मेंडल ने भी यही किया कि उनकी गलतियों को ध्यान में रखा, और उनकी गलतियों को ध्यान में रखने से भी इनको जो है
सक्सेस मिली क्योंकि उन्होंने उन गलतियों को नहीं दोहराया था। ठीक है, इसी प्रकार से मेंडल ने कुछ ऐसे काम और किए थे इसके अंदर उन्होंने मटर का सिलेक्शन किया। उन्होंने क्या किया, पी का सिलेक्शन किया, और पी का सिलेक्शन करने में भी इनको जो है वो बहुत ज्यादा, अरे यार ये बहुत ही नेट परेशान कर रहा है। चलो अभी हो जाएगा। तो इसीलिए भी इनको जो है सक्सेस मिली थी। अब पी का सिलेक्शन उन्होंने क्यों किया, दूसरी बात एक और भी आती है कि उन्होंने पी का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि पी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमको दूसरे प्लांट्स के अंदर नहीं मिलते। तो पी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको सक्सेस मिली, वही चीज मैं आप लोग को दिखाने जा रही थी। मटर के अंदर इन्होंने मटर को मालूम है कैसे लिया था, इन्होंने मटर के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, 7। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई एक बंदा बहुत लंबा है और उसने मान लो कोई ड्वार्फ से शादी कर ली, एक बहुत लंबा है 6 फुट का है, एक कोई मालूम पड़ा 5 फीट की है कोई, और दोनों ने आपस में मैरिज कर ली। तो जब ऐसे मैरिज की जाती है तो पैदा होने वाला बच्चा या तो अपने फादर पे जाएगा तो लंबा होगा, या तो अपनी माँ के ऊपर जाएगा तो बोना होगा। तो अब करेक्टर कोई एक लेके जा रहा है, वो या तो लंबा या तो बोना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बच्चे के अंदर एक ही जीन्स पहुंचे, बच्चे में दोनों जीन्स आते हैं, लंबे के भी जाते हैं बोने के भी जाते हैं, पर कैरेक्टर एक ही दिखेगा, लंबा या तो बोना। तो जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है हम उससे कहते हैं डोमिनेंट, और जो दिखाई नहीं देता छुप जाता है हम उससे कहते हैं रेसेसिव। तो मेंडल ने भी क्या किया था कि जो कैरेक्टर्स लिए थे, आज ये बोर्ड मुझे तक कर ही रहा है, नहीं वो शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा नो इंटरनेट, कोई बात नहीं, इंटरनेट गड़बड़ है। इसके पहली वाली क्लास में भी परेशान हुई थी। तो देखो क्या इन्होंने 7 कैरेक्टर जो तो 7 कैरेक्टर कौन कौन से पीस के लिए थे। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, क्योंकि जो मेंडल ने 7 ही रिसेसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कैपिटल टी है, ये प्लांट कोई टॉल है, और एक कोई ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी टी है, ये ड्वार्फ है। तो अगला जो प्लांट होगा वो ऐसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स वाला होगा, उसमें दोनों जीन्स आएंगे, एक इसका जीन्स आएगा एक इसका, और मान लो हमने इसको फीमेल लिखा है, तो अगली जनरेशन में दोनों जीन्स आ रहे हैं, कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है, लेकिन ये प्लांट आपको टॉल नजर आएगा, प्लांट आपको टॉल ही नजर आएगा, ड्वार्फ नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो कैपिटल टी अपन ने कैपिटल में लिखा है इसका मतलब होता है कि ये डोमिनेंट है। तो जब इसके साथ में ये आएगा तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो छुप जाता है, अब इसे बोलते हैं रेसेसिव। और ये वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, मतलब आपको दिखाई देगा, डोमिनेंट है वो हमें दिखाई देगा। तो जो आपको दिखाई देगा वो हमारा डोमिनेंट है, और जो दिखाई नहीं देगा छुप जाएगा वो हमारा रेसेसिव है। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी के अंदर, वो सारे के सारे 7 कैरेक्टर्स में आपको 7 मिलेगा डोमिनेंट, और 7 ही आपको रेसेसिव मिलेगा। अब आपको इसमें एक शब्द ध्यान देना पड़ेगा जो नीट का सबसे फेमस क्वेश्चन है हमारा, हर साल समझो आता है ये। यदि आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर करके पूछ रहे हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो आपको 7 पेयर ध्यान देना पड़ेगा, 7 पेयर। यदि आपको ट्रू ब्रीडिंग पूछ रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग ब्रीडिंग, यदि आपको इसके अंदर
यदि आपको इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको 7 पेयर लिखना होगा, क्योंकि 7 पेयर में 7 डोमिनेंट है और 7 रेसेसिव, तो आप पेयर लिख रहे हो, तो पेयर में आधा हमारा डोमिनेंट है, आधा हमारा रेसेसिव है, तो कंट्रास्ट हो गया ना, वो काला सफेद लंबा छोटा, तो कंट्रास्ट हो गया, तो हम इसे बोलेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। लेकिन यदि आपको ट्रू ब्रीडिंग कह रहे हैं, आपको ट्रू ट्रू ब्रीडिंग लिख रहे हैं, तो यदि आपको ट्रू ब्रीडिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर 14 लिखोगे, पेयर नहीं लिखोगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोगों में से आधी क्लास आज भी मुझे दिख जाती है आप लोगों के चेहरे से कि मजाक में ले रहे हैं इस चीज को। अभी तक तो आपने यूनिट पढ़ी थी ना, वो आपने आधे पढ़ ली, थोड़े बहुत टेस्ट में नंबर भी आ गए तो चल, इसके साथ मजाक करोगे तो आपके साथ मजाक कर देगी। ये वाली यूनिट में आपको वार्निंग दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। फिर बाद में जाके आप कहते हो समझ में नहीं आया, जब आप क्लास में समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो समझ में कोई कैसे आए? कोई जादू की छड़ी किसी टीचर के पास नहीं होती तो यहाँ से छोड़े और आपके दिमाग में जाके भेज दे। जब तक आप एक क्लास को समझने में नहीं लगाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, तब तक कोई भी टीचर तो क्या, माँ सरस्वती भी ऊपर आके समझा देगी तो नहीं समझ पाओगे। क्योंकि मुझे आपके क्लास में बहुत सारे लोगों को समझ में आया था, कौन कितना परसेंट सब, मेरी पूरी जिंदगी आप लोग ऐसे बच्चों के साथ गई है, मैं क्या करूं, पूरा सब समझ में आता है, कितना कौन समझ रहा है, कौन का कितना ध्यान है क्लास। तो इसके अंदर यदि आप कंट्रास्टिंग बोलो, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब ऊंच नीच, काला गोरा, है ना, ऐसा होता है ना, कंट्रास्ट हो जाता है ये, तो आप उसको 7 पेयर लिखोगे। लेकिन तो कंट्रास्ट नहीं लिखोगे आप, ट्रू लिख रहे हो। ट्रू का मतलब हुआ डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव रेसेसिव, लंबा 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 लंबा, बोना 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 बोना, प्योर हो गया ना वो, तो वो तो प्योर हो गया। प्योर का मतलब हुआ टॉल का टॉल से कर दिया आपने, तो प्योर हो गया ना, तो वो कैरेक्टर आपने 7 हो गए, ये 7 ही हो गए भाई, 7 और 7 होते हैं ना, तो दोनों प्योर हो गए ना, 7 7 हो गए, तो प्योर कितने हो गए टोटल? 14 हो गए। 7 डोमिनेंट हो गए, 7 रेसेसिव हो गए, तो हो गए ना 14। मैं भी आपको टेबल भी बना रही हूँ, लिखा के बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अपन लोग टेबल की बात करते हैं, तो मेंडल ने जो टेबल ली थी, इसी टेबल को ड्रॉ करने में थोड़ा समय बच रही थी, तो आज नेट काम ही नहीं कर रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स हो गए, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट हो गया, और यहाँ पर हमारा रेसेसिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टर करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेम हाइट। तो जो प्लांट यदि लंबा होता है, क्योंकि मटर तो बहुत लंबी होती नहीं है, नॉर्मली यदि अपन यहाँ से देखेंगे तो किसी प्लांट की हाइट इतनी और किसी की इतनी है, क्योंकि ट्री तो होते नहीं है, श्रब भी नहीं होते, ये तो हर्ब होते हैं। मटर का प्लांट देखा होगा ना आपने, हर्ब होता है तो बहुत ज्यादा लंबे तो नहीं होते, पर थोड़े से जितने भी होते हैं। तो यदि किसी प्लांट की हाइट थोड़ी सी भी ज्यादा है तो आप इसे टॉल लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे? टॉल। इसके अंदर आप लोग को इंग्लिश के आपको कुछ वर्ड्स यूज करना है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है इसके अंदर, कैपिटल टीटी, टॉल के लिए कैपिटल टी फॉर टॉल होता है ना, तो कैपिटल टीटी है, और रेसे से होता है ड्वार्फ, लेकिन ड्वार्फ के लिए स्मॉल टीटी है, यहाँ पर डी डी नहीं लिखते हैं। आप खुद ही कल्पना करो कि यदि वो ऐसा करते तो आप तो चक्कर गिननी हो जाते, आप तो कहते हैं लेसन मैडम छोड़, क्योंकि 7 कैरेक्टर इधर 7 अदर, और दो, अच्छा इंग्लिश में तो क्या होता है कि अलग अलग सिनोनिम भी हो जाते हैं, तो फिर आप किसे यूज करते? तो यहाँ पर क्या है कि जो इंग्लिश में हमने यूज किए अल्फाबेटिकल डोमिनेंट के लिए, और उसी का स्मॉल यूज करेंगे हम, समझ रहे हो ना बात? क्या है
तो हम लोग रेसेसिव में डी से नहीं लिखेंगे, इसमें जिसको हमने कैपिटल से लिया है ना उसी का स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो इजी हो गया, इससे आपको एक ही याद करना पड़ता है और वो आपकी बहुत इजी करता है आपको ये वाली चीज। तो यदि कोई प्लांट टॉल है, डोमिनेंट होगा और द्वार पे तो रेसेसिव होगा। मैंने आपको अभी एक चीज बोल दी, पहले ही आपको एक डायलॉग मार दिया है मैंने कि मेंडल के लिए दिमाग मत लगाना, नहीं तो आपको ये क्यों जरूरी है, द्वार पे वो भी तो डोमिनेंट हो सकता है ना, हो सकता है, पर मेंडल के केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंडल ने जो काम किया है अपने वो, तो इसमें आपको किंतु पर, इसमें आपको जो मेंडल ने कह दिया पत्थर की लकीर है उसी के ऊपर चलना है। और यदि आपको अलग अलग झांकना है तो उसके लिए दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया भी है, ऐसा बहुत कुछ किया है उन्होंने, पर वो हमारे सिलेबस में से आपको निकाल दिया गया है। थोड़ा सा दिया है तो हम करवा दूंगी, मैं जितना दिया उससे ज्यादा कराऊंगी, कम नहीं कराऊंगी। दूसरा होता है फ्लावर कलर। जो फ्लावर कलर होता है, आप लोगों ने शायद मटर कभी देखी हो, तो मटर के अंदर फ्लावर कलर होता है वायलेट और व्हाइट। व्हाइट तो बहुत कॉमन है, यदि हमारे घर के आसपास कहीं मटर लगी हो खेत वगैरह में तो आप देख भी सकते हो, पर कुछ मटर वॉयलेट कलर की भी होती है। तो जो वॉयलेट होता है वो डोमिनेंट है, तो इसके लिए कैपिटल वी। और व्हाइट तो स्मॉल वी, है ना इजी। ये तो आप इस तरीके से लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फ्लावर की पोजीशन। पोजीशन फ्लावर फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की जो पोजीशन होती है ना, एक होती है टर्मिनल, एक होती है एक्सियल। एक्सियल होती है डोमिनेंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक कोई ये फ्लावर, एक फ्लावर लगते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसको बोला जाता है एक्सियल। आपको 11th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा एक्सियल है कि जैसे कोई स्टेम चला जा रहा है, उसके ऊपर ये ब्रांच लगी है और यहाँ पे कोई फ्लावर लगे, तो इसको एक्सिलरी बोला जाता है। आपने गुड़हल में देखा होगा ना, गुड़हल के अंदर हर जगह, गुड़हल के अंदर जो फ्लावर्स लगते हैं वो हर ब्रांच के कॉर्नर पे लगते हैं, उसको बोलते हैं एक्सिलरी, एक्सियल बोलते हैं उसको, एक्सिलरी एक्सियल। और एक फ्लावर होता है कि जो ब्रांच पर ऐसे लगता है। तो बैग हटा दे, पास ढाकना पड़ रहा है, बैग हटा दे, उसके पास अभिषेक के पास अच्छे से बात कर पाएगा। टर्मिनल कहते हैं उसको, टर्मिनल। जब मैं ऐसे होती हूँ आप लोगों की मुंडी यूं, ठीक है बच्चों, टर्मिनल बोलते हैं उसको, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एपेक्स पर, कि जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांच है, यहाँ पर कोई फ्लावर्स लगा तो हम उसको टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल, टर्मिनल माने एपेक्स पर। कई बार मालूम है इसको पढ़े ना तो ऐसा लगता है कि टर्मिनल डोमिनेंट होना चाहिए और एक्सियल रिसेसिव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जो एक्सिलरी है वो डोमिनेंट है। पॉड माने फली, जो हमारी मटर की जो फली होती है, तो सबसे पहले आता है पॉड शेप। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि जो अच्छे कैरेक्टर से हम लोग उसको डोमिनेट मान के चल रहे हैं या होंगे डोमिनेट। अब आपको जैसे आपके फैमिली ने आपको पैसे दिए होगा, बेटा मटर ले आना, तो अपने ठेले वाले खड़े हुए थे, तो आप एक ठेले पर अच्छी मटर थी, चिकनी हरी, और एक मटर पे झुर्रीदार मटर थी, तो आप किसकी लेकर जाओगे, अच्छी।
है ना। तो जो फली मोटी है, चिकनी है, ग्रीन है, हम उसी को लेंगे ना। और एक होती झुर्रीदार, सुकड़ी सुकड़ी सी है, तो जो अच्छी वाली होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेटेड। झुर्रीदार। तो इसके लिए हम लोग आई आई करेंगे, और इसके लिए स्मॉल आई करेंगे। इन्फ्लेटेड माने चिकनी, देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है कि कोई भी पॉड कलर हरी होगी तो ही तो खरीदेंगे, पीली तो कोई खरीदेगा नहीं। जो ग्रीन होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो येलो होगी वो रिसेसिव है। ग्रीन कैपिटल जी जी, येलो स्मॉल जी जी। यदि कोई फली ग्रीन कलर की है तो हमने उसको डोमिनेंट माना है, और जो पीले नहीं है वो हमारे सारे के सारे रेसेसिव है। अब आता है सीड शेप। दो कैरेक्टर हमने फली पर लिख दिए, अब हमारा आएगा सीड का करेक्ट। दो दो कैरेक्टर हमारे सीड के हैं। सीड शेप। अक्सर क्या है कि कोई अपन को कंफ्यूज नहीं करता है, इसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें मिलने लगती है। क्योंकि सीड का शेप, पॉड शेप, सीड कलर और पॉड कलर, ये हमारा थोड़ा सा खिचड़ी बनने लगती है, थोड़ी सी कर देते हैं। सीड का जो शेप है वो होगा झुर्रीदार होगा, राउंड बोलेंगे उसको, राउंड कैप। खरीदते हैं, मटर भी सूखी मिलती है मार्केट में। अच्छे चिकने मटर के दाने होंगे वही तो हम खरीदेंगे, झुर्रीदार क्यों खरीदेंगे लोग। हर चीज अपन अच्छी खरीदेंगे। इसके अंदर सीड कलर येलो एंड ग्रीन। खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा पीली मिलती है हमको, तो हमने उस येलो को डोमिनेंट मान लिया। तो यदि किसी सीड का कलर होगा तो दैट डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, उनके हिसाब से अच्छा हो गया। और यदि सीड ग्रीन होगा तो वो रेसेसिव हो गया। तो इसके लिए हमने वाई कर दिया। मालूम है ये वाला और ये वाला, ये दो कैरेक्टर मैंडल सबसे ज्यादा यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अभी मैं आपको जब चेकर वर्ड कराऊंगी तो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर को यूज किया था, वाई 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 आर। ये बहुत यूज किया था, बहुत ज्यादा यूज यूज किया। टेबल है जो इन्होंने 7 ली थी। अब आप खुद ही सोचो, यदि हम लोग कंट्रास्टिंग ले रहे हैं तो 7 कंट्रास्टिंग हो गया। यदि ट्रू ब्रीड ले रहे हैं तो 7 ये हो गया। मैंने आपको लिखा था 14, तो ये तो पूरे ये पूरा प्योर है, ये पूरा प्योर है, तो 7 + 7 14 हो गया। तो यदि ट्रू ब्रीडिंग पूछेंगे, ट्रू ब्रीडिंग मतलब हमने टॉल का हमारे पास कितने हो गए 14 हुए। तो ये मेंडल ने बाइसम सटाइवम को लिया
और इन्होंने इस पे काम किया और इसीलिए भी इनको बहुत अधिक सक्सेस मिली थी। पूछो यहाँ का कुछ पूछना हो तो पूछो, कुछ पूछना हो तो। किसी को है तो पूछ सकता है कोई भी चीज। क्योंकि इसके बाद जब मैं अगले टर्न पे आपको जो कराऊंगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस लेसन, और मैं उसमें सारी डेफिनेशंस कराऊंगी जो आप लोगों को बुक में बिल्कुल ढंग से नहीं एक्सप्लेन की हुई है। और यदि किसी बच्चे ने वो डेफिनेशन नहीं समझी तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस पूरे लेसन को कुछ भी नहीं समझ पाओगे, मेरी गलती कुछ भी नहीं होगी। वो डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो डेफिनेशन समझ ली मतलब आप लोगों का ये मेंटल निबट गया, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में दी हुई है पर मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल तरीके से नहीं दी हुई है। तो इसीलिए परसों का जो अपना वो होगा, वो ये समझ लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंडल्स के लिए, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, मैंडल्स के लॉ बचेंगे, क्रॉस बचेंगे। तो इसीलिए ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग में से कभी भी कोई हो जाता है तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टर्न पर एब्सेंट मत होना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो डेफिनेशन आपको होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एस क्रॉस, बैक क्रॉस सब बताऊं, आउट क्रॉस कुछ बुक का है, कुछ एक आध बाहर से भी बताऊंगी, रेसिप्रोकल क्रॉस, एटमिज्म, हाइब्रिड विग्योर सब बताऊंगी और बड़े अच्छे से बताऊंगी। धीरे धीरे आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हो, आपको लगे तो मैं डेफिनेशन दिखा दूंगी यदि आपको ऐसा लगेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्न पर। एक चीज बस थोड़ी सी, वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन सिंपल सी बात बता रही हूँ। हम लोगों ने ये जो लेसन शुरू किया है, ये लेसन एक प्रकार से देखा जाए तो हम डिजायर्ड कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि हम नहीं कह रहे लंबे से बौने में कराएंगे, इसका हम इससे कराएंगे, तो हम अपने हिसाब से क्रॉस करवा रहे हैं। तो एनिमल में भी करवाया जाता है। तो हमारे भारत में इंडियन ब्रीड है साहिवाल काऊ, एक भारत के गाइडलाइन ये दी इन्होंने कि हम लोग अपने हिसाब से एनिमल्स के अंदर भी ब्रीड कराते हैं। तो भारत में एक इंडियन ब्रीड है काऊ की, साहिवाल। बहुत अच्छा दूध देती है, मतलब एक मुझे लगता है वन टाइम 25-30 किलो दूध देती होगी इस ब्रीड, क्योंकि तो ये बस एक एग्जांपल के रूप में बता रही थी कि आपको इससे मालूम रहे कि साहिवाल काऊ करके इंडियन ब्रीड है जो क्रॉस करके बनाई। क्योंकि आपकी बुक में नाम दिया है इसलिए मैंने पूछ लिया, पर बाकी एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन का वेटेज नहीं है इसका, लेकिन बस दिया है तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये तो पूरा मेंडल ही है आपका। और जितना भी मैंने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, मैंने काफी बड़ा पैराग्राफ आपको करवा दिया है आज भी, तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इसमें जरूर साथ में करते जाइएगा, जिससे आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे से साथ साथ पूछते जाइए। आप खुद पढ़िएगा, कोई चीज समझ में नहीं है अंडरलाइन कीजिएगा, मेरे से पूछिएगा, साथ साथ में कीजिएगा, है ना। तो इससे आपको अच्छे से हो जाएगा। जल्दी नहीं है कराने की, पर अच्छे से कीजिएगा। कोई भी चीज लगता है तो मेरे से बार बार पूछेगा, बार बार समझाऊंगी, लेकिन ऐसे होल्ड पे मत कीजिएगा, टाइम पास मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्न पे अपन वो करते हैं। और आप लोग यदि इंटरेस्टेड, देखो एक बात है, आप लोगों के लिए पिकनिक, हमको कोई शौक नहीं जाने का, हम तो परेशान होंगे। इंटरेस्टेड आप हो तो जल्दी से मिलकर अपना नाम वगैरह लिखवा दीजिए, जिससे हमको ये मालूम पड़ जाए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे हम। रिप्रोडक्शन जो प्लांट वाला है, फाइनल एग्जाम में कितना आता है, कितने मिनट्स का आता है? इसमें नीट नहीं है 12th में।